मौलाना मदूदी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि मेरी बातें छुपी हुई नहीं, छपी हुई हैं, जिसने मुझे पकड़ना है वो पकड़ सकता है। और मैं मदूदी से भी अगला वर्जन हूं कि मेरी बातें सिर्फ छपी हुई नहीं है, वीडियोस में रिकॉर्ड है, और इतनी वीडियोस हैं कि मेरी गलती निकालना बड़ा आसान है। जो बंदा ज्यादा बोलता है गलती के चांसेस ज्यादा है। लेके आए कोई ऐसी चीज जो बेसिक इस्लामिक अकायद से टकराती हो, कुरान और सुन्नत से हट के मैंने कोई बात की है, मैं अगला सूरज शुरू नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, तौबा रिकॉर्ड करवाऊंगा। अब जो आपने रिसर्च पेपर्स की बात की है, वो रिसर्च पेपर्स मैंने चंद क्रिटिकल टॉपिक्स के ऊपर रिटन में उन लोगों के लिए जिन विचारों की अप्रोच नहीं थी यूट्यूब तक, सोशल मीडिया तक, खुसूसन जो फीमेल्स हैं, ये बूढ़े लोग हैं, अब तो खैर सबने मोबाइल उठा लिया, मैंने तो रिसर्च पेपर लिखे थे आज से 10 साल पहले, ताकि वो लोग भी कम से कम रिटन में उनके सामने चीजें आ जाए और आज के लोगों के सामने वो नोट्स आ जाए कि वो एक एक चीज को खुद क्रॉस रेफरेंस चेक कर ले। लेकिन विजुअल फॉर्म में भी है वो सर, विजुअल फॉर्म में भी है। अच्छा, अब ये कहा कि इसमें बाकी उलमा से बैठ करवाना, जी उलमा से बैठ हो चुके हैं, उनके पास जा चुके हैं, मैंने उनको भेजे हैं कि इसमें कोई चीज हाईलाइट करनी है तो आप हाईलाइट करें। और फिर मैंने उसमें उस तरह की रिसर्च नहीं की जिस तरह साइंटिफिक रिसर्च होती है कि आप कोई नई थ्योरी पेश करते हैं। मैंने इन्हीं किताबों से, अरबी किताबों से एक एक रेफरेंस दे के एक मैनेजेबल फॉर्म में चीज पेश की है। अब उसको किसी ने चैलेंज करना है तो वो करे, लेकिन कोई नहीं करेगा। उसकी वजह है कि वो तो कुरान और सुन्नत में लिखा है। मेरा रिसर्च पेपर सिर्फ 2-2 सफ़ों के है, एक 32 सफ़ों का जो करबला के पस मंजर पे जो कि टॉपिक जरा मुश्किल था, और एक तौहीद के ऊपर है वो 8 सफ़ों के ऊपर है, और वो भी 4 वर्ग के बनते हैं, 8 सफ़े लंबे। मैं नहीं लिखता, आयात लिखता हूं, हदीस लिखता हूं, 2-3 लाइनों में उसका रिजल्ट जो उसमें से निकलता है वो फिर आगे बढ़ता है। वीडियोस में चूंकि लोग काउंटर क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, उसमें ज्यादा चीजें आ जाती हैं उसमें। अब अगर हम थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स पे आ जाएंगे, करंट अफेयर्स में बेसिकली ये भी तो एक दीन का हिस्सा ही मैं कहूंगा उसमें, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स और सारा कुछ दीन ये भी तो सब कुछ सिखा रहा है, सिर्फ नमाज पढ़ना तो नहीं सिखा रहा। हमास और इसराइल आज के तनाजुर में, आज इस वक्त अभी जंग जारी है, सिचुएशन ऑड है, बाकी लोग भी ऐड होना शुरू हो रहे हैं उसके अंदर, उसके बारे में कोई आप देखें। हमास ने ये जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, अगर आप इसे एब्सोल्युटली देखें ना, सियाको सबाक से हटा के, तो ये कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है उनकी। लेकिन इसके पीछे चूंकि एक पस मंजर है, हिस्ट्री पूरी। हाँ जी, कि जाहिर है कि जब आप किसी को इतना धकेल देंगे कि उन्हें मौत नजर आ रही है, तो वो कहते हैं हमने जिल्लत की बजाय इज्जत की मौत क्यों ना मरे, इसलिए उन्हें रिटेलिएट इस तरीके से करना पड़ा। अब नेचुरल उसका रिजल्ट वही निकला कि आज अमेरिका भी, यूरोप भी, इंडिया भी सब इसराइल के पीछे खड़े हैं, और मुसलमान मुल्कों में से किसी की भी जरूरत नहीं, मुसलमान उम्मत के महबूब तरीन लीडर तैयब अर्दगान, उनकी भी जरूरत नहीं हो सकी। उन्होंने भी कहा कि जी मिल बैठ के मसले को हल करें, वो भी जरूरत दिखा सका। जाहिर है कि जी कौन, यानी ताकतवर के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ एक ईरान की स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनके मुताबिक हमास ने जो भी एक्ट किया है ये बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे ही करना चाहिए था। हैरान कुन बात यह कि हमास जो है सुन्नी अहले हदीस वहाबी तंजीम है, और ईरान शिया, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। हिजबुल्लाह शिया, उन्होंने सपोर्ट किया। सुन्नी किसी में जरूरत नहीं। उसकी वजह यह है कि सुन्नियत जो है ना वो शैतान कहते इस तरीके से हाईजैक हो चुकी है कि उनके अंदर एक खिलाफत या पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम इसकी तरफ खत्म हो चुकी है। जो डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियोस में कहा था कि सुन्नियों को बेशक बुरी लगे ये बात, मैं सुन्नी होते हुए कह रहा हूं कि ये आपके अंदर एक कमजोरी है जो शिया के अंदर नहीं है, उसकी वजह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी भी मॉरल सपोर्ट है। बाकी रह गया जो जिहाद और क़िताल वाला मामला है, मेरे ख्याल है कोई भी एनजीओ यहां से मुजाहिदीन भर्ती ना करे। अगर ये करने का काम है तो हमारी फौज का काम है। अगर उन्होंने कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसकी वजह यह है कि रिसोर्सेज उनके पास है। आजकल की जंगें तलवारों के साथ नहीं लड़ी जाती, लेटेस्ट असले के साथ लड़ी जाती हैं। ये जज्बाती जुमले हैं कि हम जो है वो दुरूशी पढ़ के तो कामयाब हो जाएंगे या जिक्र करके, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। और मैं आपके कैमरे की वसातत से आपकी आवाम तक एक और बात भी पहुंचाऊंगा। एक मिथ मशहूर की है इन्होंने, मुसलमानों के पास असला कम था, मुसलमानों ने रोमन्स और पर्शियंस को उलट दिया सहाबा कराम ने ईमान की बरकत से। ये भी गलत बयानी की गई है। ये कभी नहीं हुआ कि खालिद इब्न वलीद यहां से तलवार लेके निकले और सामने से बंदा जो क्लाशनकोफ लेके आए, तो खालिद इब्न वलीद को तो उसने नजदीक भी लगने देना था। असला बराबर का ही होता था, उधर भी एक तलवार इधर भी एक तलवार। हाँ, ये हो सकता है तादाद कम ज्यादा। आज अगर 1000 खालिद इब्न वलीद यहां से निकले और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी निकले सिर्फ क्लाशनकोफ लेके, तो क्या करेगा? लिहाजा ये जज्बाती जुमले बोलना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब तक आप अपनी पावर को उस तरीके से नहीं रिटेन करते या एक्वायर करते, इस तरीके से टकरा जाना एक बड़ी ताकत के साथ, राह फलस्तीनियों का करना, उनके पास तो मौत थी, उन्होंने कहा इस तरीके से भी मरना है, इस तरीके से भी मरना है, तो हम इस तरीके से क्यों ना मरे, वो उनका राइट था। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं बात करूंगा कि काश हम इतने स्ट्रांग होते कि आज हमारी दुनिया में आवाज होती, हम एक धमकी लगाते और मामला सेटल हो जाते, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि इस तरह है। तो क्या हम फाइनल क्रूसेड की तरफ जा रहे हैं या अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया? देखिए, जब तक इसमें से कुछ निकलता नहीं, ऐन मुमकिन है कि अभी तो वैसे जो नेतन्याहू ने कहा है, उसने कहा कि मैं तो अब गजा की पट्टी भी इनसे छीनूंगा, और अगर ये मुकम्मल तौर पे कब्जा हो जाता है और ये इस तरीके से आगे अरब दुनिया में ट्रिगर करता है, जिस तरह देखें सऊदी अरब अगरचे इसराइल से दोस्ती कर रहा है लेकिन थोड़ा सा ढीला पड़ा है, उन्होंने कहा कि इसमें कसूर इसराइल का है, इतना उन्होंने बयान दिया, यानी उन्होंने दोनों पार्टी को कुछ रखा है। इसके पीछे उनकी कोई इस्लाम से हमदर्दी नहीं सऊदिया की, वो अरब स्प्रिंग से डरते हैं, क्योंकि अरबी बनु इस्माइल है और यहूदी बनु इसराइल है, उनकी आपस में जो टसल है ना वो वाली, वो आज भी उसी तरीके से कायम है। इवन मुसलमान कितना भी सेकुलर हो जाए ना, अरब का मुसलमान, वो यहूदियों को इसराइल को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है पब्लिक लेवल के ऊपर। इसलिए ये भी अरब मुल्कों को डर लगा रहता है कि कहीं इधर से कोई स्प्रिंग ना उठे, हमारा तख्ता ना कोई उलट दे, इस वजह से इस किस्म के बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये मसला आगे बढ़ता है तो उस तरफ जा भी सकता है, ऐन मुमकिन है।
آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ہو رہا ہے؟ میں اور یا مقبول جان صاحب کی طرح یا ساحل الدین کی طرح یا ڈاکٹر اسرار کی طرح میں خام خواہ جو ہے نا وہ تکے نہیں چلانے کا عادی، مجھے نہیں پتا، میں بھی میں ناٹ بھی، جب ہوگا تو پھر آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ تو پھر ہو چکا ہوگا، پھر کیا نہیں، پھر آپ نے پوچھنا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت کی صورتحال کا تو اسی وقت پتا چلے گا نا. دیکھیں غزوہ ہند کے نام کے اوپر کتنی ادھر جہادی تنظیمیں بنی، ٹھیک ہے. کل میں اور یہ صاحب کی ایک دیکھ رہا تھا، کوئی پوڈ کاسٹ تھی یا ان کا کوئی پبلک لیکچر تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غزوہ ہند تو آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. میں نے کہا آج غوریہ صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کرتے ہو، لیکن میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی ہے تو یہ بات عوام کو بتائیں. عوام تو حافظ سعید صاحب کے جہاد کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی تھی، اس سے پہلے 1000 سال پہلے محمود غزنوی کو غزوہ ہند بنائے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اوپر انڈیا سے آپ نے دشمنی کی ہوئی ہے غزوہ ہند کی بنیاد کے اوپر. حالانکہ انڈیا بیچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں غزوہ ہند کے ساتھ، وہ معاملہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے. میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا پاکستان آپس میں لڑے، یہ کو ایگزسٹ کرے اور اپنی غریب عوام کو پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آئے. چائنا نے پوری دنیا کے تخمینے فیل کر دیے. آج تک یہی تھا کہ صرف جو یورپین ملک ہیں، جو ٹھنڈے ملک ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں. دیکھ لیں آپ کے ایشیا کے ایک ملک نے 30 سالوں میں 90% آبادی کو پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے. تو ابھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فوکس جی اسی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے.